in which some fixed distance lie in between the lines. If lines are parallel, in which some fixed distance lie in between the lines. लाइनें पैरेलल हैं जहां पर उनके बीच में एक निश्चित दूरी है। जैसे इधर देखो, मामला कुछ इस तरह से है। ये लाइनें पैरेलल है और उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है। बनाया फिगर सब लोगों ने। L1 लाइन हम लोग ले रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 लाइन हमारा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। लाइनें पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे। अभी पीछे हम लोगों ने कंडीशन जनरेट किया है, क्यों? तो यहां पर क्या होगा, M1 इक्वल टू M2। दो पैरेलल लाइनों में उनके स्लोप जो है इक्वल होते हैं। दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लो। तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप -A1/B1 आएगा। भाई जो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। स्लोप का फॉर्मूला याद हो गया है ना सबको? यहीं पर माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो देखो इधर ध्यान से देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू C1/C2। ये कॉफिशिएंट में रिलेशन होगा अगर लाइनें पैरेलल हैं जिनके बीच में एक निश्चित दूरी है। अब अगर हम लोग इधर सामने ध्यान दो, इस डिस्टेंस को 0 कर दें तो लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी। क्यों? जिसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन आ गया, इफ लाइंस ओवरलैप टू ईच अदर, ब्रैकेट में लिख दो कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैप टू ईच अदर, ब्रैकेट में लिख लो कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये पैरेलल का भी एक स्पेशल केस हो गया। अब क्या है कि जैसे पैरेलल का स्पेशल केस क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को 0 कर दें तो लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी कि नहीं? तो अब इसमें क्या होगा, इधर सामने देखो भाई, पैरेलल तो है ही है। अब देखा जाए तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस 0 हो गया तो इनडायरेक्ट ये दोनों लाइनें सेम हो गई ना तुम्हारी। देखा जाए तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो वो तो दोनों लाइनें एक ही हुई ना इनडायरेक्ट में। तो जब दोनों लाइनें एक ही हुई तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो पहले ही हो चुका था, इक्वल टू C1/C2 भी होगा। तो इसमें सीधा सीधा रिलेशन लिख दें, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट लाइंस का ये कंडीशन होगा। जैसे अगर वो पूछे कि कोइंसिडेंट लाइंस का क्या कंडीशन होता है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ध्यान दो। नंबर 3 आ जाओ, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
सेकेंड कंडीशन आ जाए, थर्ड कंडीशन, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो L1 लाइन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइनों में स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1। m1 होगा -a1 अपॉन b1, m2 होगा -a2 अपॉन b2। a1 a2 इक्वल टू -b1 b2। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये कोफिशिएंट में रिलेशन आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? अब एक लाइन के पैरेलल लाइन का कंडीशन, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा? तो हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हालांकि सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट याद रखोगे ज्यादा अच्छा, विच पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो सपोज हमारा जो गिवन लाइन का इक्वेशन है वो ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमको इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो जो अब ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि भाई पैरेलल लाइनों में स्लोप्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये जो x और y के कोफिशिएंट है यही तो स्लोप डिफाइन करते हैं। तो अगर स्लोप इक्वल है तो फिर x और y के गुणांकों में कोई चेंज ना किया जाए। क्यों? क्योंकि वो चेंज करोगे तो स्लोप अलग हो जाएगा ना। तो ax प्लस बी वाई इतना पोर्शन बिल्कुल टच ना करो, कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। जहां के हमारा कोई एक अननोन कांस्टेंट है, where k is arbitrary constant। उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिससे कि तुम k का वैल्यू निकाल सको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें। इसी तरह से एक लाइन के, ये बेसिकली देखो तुम लोगों ने ये निकाला है, ये गिवन था, और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने ये लिखा ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर। अब हम लोग एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर
equation of line which perpendicular to the given line equation of line which perpendicular to the given line. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां भी हम लोग गिवन लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन हमने ले लिया. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब हम लोगों को इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो परपेंडिकुलर लाइनों में क्या होता है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है कि नहीं. इसका जो स्लोप है वो -a/b, तो जो m2 तुम्हारा है वो एक b/a हो गया. अब हमको परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से लेना है कि उसका जो स्लोप है वो b/a हो. ठीक है ना. तो इक्वेशन ऑफ perpendicular line bx minus ay प्लस के इक्वल टू 0. अब देखो ये जो मैंने लाइन लिया इसमें a और b इंटरचेंज कर दो और एक में माइनस साइन भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब इसका स्लोप निकालोगे तो b/a आना चाहिए ना. तो bx माइनस ay. अब देखो इसका स्लोप निकालो, ये m2 b/a आ रहा है कि नहीं. तो k यहां पर कोई कांस्टेंट होगा. ये दोनों लाइन की इक्वेशंस क्लियर हो गई. किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0. तुमको एक लाइन के, ये L1 लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर चाहिए. तो क्वेश्चन लिखें. ये फंडे नोट कर लिया सब लोगों ने. क्वेश्चन लिखो सभी लोग. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 1,2 find out equation of line which passes through 1,2 and perpendicular to the line 2x minus 3y plus 1 equal to 0. 2x minus 3y plus 1 equal to 0. कम ऑन सॉल्व करो बच्चों. एक लाइन है जो कि 1,2 से पास हो रहा है और इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है. तो उससे होता क्या कि अगर तुम लाइन की इक्वेशन याद रखोगे ना तो खाली तुमको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा. फायदा समझ गए ना. तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, bx माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0. ए और बी तुमको लाइन की इक्वेशन से मिल जाएंगे. k का वैल्यू निकालने के लिए 1,2 उसमें पटक देना. समझ में आया. जैसे ये है, ये लाइन तुमको दिया है 2x, हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए और ये लाइन 1,2 से पास भी हो रहा है. समझ में आया सबको. तो a और b का वैल्यू यहां से निकाल लो. a हो गया 2, b हो गया -3. अरे यस नो जल्दी बोलो. ठीक.
अब इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये होता है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, ये तुम्हारा एल लाइन है, तो बी का वैल्यू है -3, ए का वैल्यू है 2, तो 3x + 2y - k = 0. It passes 1, 2. k का वैल्यू 7 आ रहा है, क्यों बच्चों? हैं? k का वैल्यू कितना आ रहा है? 7. ये वैल्यू इक्वेशन 1 में उठा के पटक दो, तो 3x + 2y, जिन लोगों ने माइनस से नहीं मल्टीप्लाई किया उनका -7 आया होगा, ठीक है ना? तो 3x + 2y, ओवरऑल आंसर सबका सेम आना चाहिए। देखो यही आंसर आ रहा है सबका है। 3x + 2y - 7 = 0। ये फंडा क्लियर हो गया सभी को? है? ये k का वैल्यू कैसे निकालना ये समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हेडिंग डालें। क्वेश्चन कर लिया, यहां तक सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मैं क्लियर करने जा रहा हूं, कर लिया सब लोगों ने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये तुम लोग पहले से भी करते आ रहे हो। हम लोगों को इन दो लाइनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। अभी हम लोगों ने इन दो लाइनों के बीच में एंगल निकाला था, फिर उन दो लाइनों के पैरेलल होने का कंडीशन, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन वो देखा। अब हम लोग इन दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, और ये तो पहले से करते आ रहे हो। जैसे सपोज हमारा L1 लाइन A1x + B1y + C1 = 0 है। L2 लाइन A2x + B2y + C2 = 0 है। तो इसमें हम लोगों को एक तरह से x एंड y का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x एंड y का वैल्यू। और ये तुम लोग पहले से करते आ रहे हो, एलिमिनेशन मेथड। क्यों क्या करते हो? जैसे x का जैसे y का वैल्यू चाहिए तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सबट्रैक्ट कर देते हो ना। y का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सबट्रैक्ट कर देते हो। तो एक तो तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड हो गया, वो लिख लो, वो तुम लोग पहले से करते रहे हो छोटी क्लासेस से। इतना लिख देने से याद आ जाएगा कि कैसे करते हैं। याद है ना सबको? एक दूसरे के कोएफिशिएंट इक्वल करके सबट्रैक्ट कर देते हैं ना। ठीक, ये जो फर्स्ट मेथड है ये हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जब नॉन कोएफिशिएंट हो। अप्लाई इन केस ऑफ नॉन कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट अननोन हो तो अब जो मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं इससे किया करना।
क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं सोचना कि बहुत कोई छोटी चीज है, लेकिन हाँ उसमें कोफिशिएंट अननोन थे, बस इतना था। अभी कराऊंगा क्वेश्चन। तो सेकेंड मेथड आ जाओ। सेकेंड मेथड है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको कब अप्लाई करना? देखो करने को तो तुम कोई भी कर, लेकिन इससे इजी पड़ेगा, ठीक है ना। अप्लाई इन केस ऑफ अननोन कोफिशिएंट। जैसे एक लाइन तुम्हारा ये है, एक लाइन ये है। अब ये गुणांक अननोन है, नोन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। जैसे x अपॉन क्वाड्रेटिक में भी मैंने ये बताया था तुम लोगों को, वहां एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट थे, या एक्स वाई और कांस्टेंट है। तो जैसे ये x है तो इसको क्लोज कर दो, बाकी जो दो बच रहे क्रॉस में उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो। तो b1c2 माइनस b2c1, फिर बीच वाले में माइनस वाई ले आओ, बीच वाले में माइनस वाई ले आओ, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस ये जो बोला कौन करता है, ये बाहर कर दूंगा अभी मैं, बेवकूफ कहीं के। y इसको क्लोज कर दो, a1c2 माइनस a2c1, फिर कांस्टेंट पे आ जाओ 1 अपॉन, इसको क्लोज कर दो, a1b2 माइनस a2b1। जब x लिखोगे तो अपॉन में जो कोफिशिएंट लोगे वो y और कांस्टेंट के क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जैसे x अपॉन है तो ये क्लोज हो गया, फिर इसको क्रॉस में पहले ये लेना है b1c2 माइनस b2c1, ऊपर न्यूमरेटर में प्लस माइनस प्लस चला दो, और डिनोमिनेटर में एक सीक्वेंस, जैसे बुक्स वगैरह में क्या है कि वहां y अपॉन लिखता है, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट का सीक्वेंस ही बदल देता है। अगर वो वहां पे y लिखता है तो फिर वो a2 माइनस c1 माइनस a1 माइनस c2। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर ले लिया प्लस माइनस प्लस, और डिनोमिनेटर में एक प्रोडक्ट का सीक्वेंस जो तुमने पकड़ लिया वही तीनों में चला दो, ठीक है। तो अब x का वैल्यू ये देखो, जब इसको इसको इक्वल करोगे तो x डायरेक्ट आ जाएगा, इससे y डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे फर्स्ट और थर्ड को जब इक्वल करोगे तो ये क्वांटिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो x आ गया b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। फिर इधर इसको इसको इक्वल करो, तो माइनस वाई बराबर a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। एक मिनट, 1 अपॉन में ये जरा सही कर लो यहां पर। जैसे हम लोगों ने x अपॉन लिया b1c2 माइनस b2c1 माइनस वाई a1c2 माइनस a2c1, इसी तरह से 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। इधर भी तुम्हारा a1b2 माइनस a2b1। अब राइट साइड में एक माइनस साइन कॉमन भी ले लो ऊपर न्यूमरेटर में, जिससे कि लेफ्ट साइड वाला माइनस साइन या इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। a2c1 माइनस ये y का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू। अब जरा क्वेश्चन देखो सभी लोग।
ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नोट कर लो। एबीसी तीनों पॉजिटिव है। ये फंडा नोट कर लिया सब लोगों ने? एबीसी तीनों पॉजिटिव हैं। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between one comma one, the distance between 1 comma 1 and the point of intersection of the lines, and the point of intersection and the point, हाँ इस वाले में ये A1 B1 C2 माइनस B2 से, अच्छा यहां पर A1 B2 minus A2 B1. The point of intersection of the lines AX plus BY plus C equal to 0 and BX plus AY plus C equal to 0 is less than 2 root 2. Is less than 2 root 2. Then A ऑप्शन दिया है A प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। बी ऑप्शन है A माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। सी ऑप्शन है A माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। डी ऑप्शन है A प्लस बी माइनस सी लेस देन 0। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। एबीसी तीनों पॉजिटिव हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 1 comma 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c equal to 0 and bx plus ay plus c equal to 0 is less than 2 root 2. Then which option will be correct here? तो ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। बात मेंस और एडवांस की थोड़ी है, बात यह है कि कॉन्सेप्ट से बाहर कोई थोड़ी चला जाएगा। चीजों को ध्यान रखो। दो चीजें दी हुई हैं, एक 1,1 से डिस्टेंस निकालना है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। वो डिस्टेंस 2 root 2 से कम है। जैसे ये दो लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है 1,1। तो ये जो AP डिस्टेंस है ये 2 root 2 से कम है।
तो दो चीजें हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले निकाल लिया जाए, क्यों, और फिर सेकेंड स्टेप में उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जाए। बोलो, यही तो है ना। चलो कम ऑन। अब देखो, इसमें खास कुछ नहीं है। खास क्या है कि जो दो लाइनें दी हुई हैं उनके कोएफिशिएंट अननोन है, तो जो सेकंड मेथड मैंने बताया उससे करना, उससे तुम्हारे कोएफिशिएंट तेजी से एक्स और वाई तेजी से आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज पहले तो अपने दिमाग में ये रखो कि डिस्टेंस फार्मूला हुआ, जैसे कई बार तुम लोग सोचते अरे डिस्टेंस फार्मूला तो बहुत छोटी चीज है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे वो तो हम 9th क्लास से करते चले आ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले मैं भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस नहीं पढ़ाता था, तो छोटी चीज है, लेकिन जब उसमें क्वेश्चन पूछे गए तो बताता हूं अब। ठीक है, तो निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो दोनों लाइनों का, दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लो। तो ये लाइनें जो गिवन है, एक गिवन है ए एक्स, ये L1 लाइन है, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। L2 लाइन है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी बराबर 0। तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दो, x अपॉन ये क्लोज कर दो बी सी माइनस ए सी। देखो यही किया सब लोगों ने। फिर माइनस वाई अपॉन, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट का सीक्वेंस एक रखो, तो माइनस वाई अपॉन ये हो गया ए सी माइनस बी सी। क्यों, इसी तरह से कर रहे हो ना सब लोग, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही किया है सबने। तो फर्स्ट को थर्ड से इक्वल कर दो, x आ जाएगा, सेकंड को थर्ड से इक्वल कर दो, y आ जाएगा। तो एक हो गया x अपॉन सी इंटू बी माइनस ए। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो पहले, माइनस वाई ए माइनस बी इंटू सी, x बराबर हो जाएगा माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इधर डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो, तो ए माइनस बी कट जाएगा। x का वैल्यू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी आ रहा है सभी लोगों का। ठीक है, इधर आ जाओ, y निकाल लेते हैं जरा। ये भी वही आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आ गया x, ये आ गया y, यही हमारा है पॉइंट P। ये हमारा P पॉइंट आ गया, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी कॉमा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। देखो यही क्या है सब लोगों ने। अब हम लोग एपी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जो ए पॉइंट है हमारा वो 1,1 है। क्यों, तो जो एपी डिस्टेंस होगा 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, और ये लेस देन 2√2 दिया हुआ है। जो एपी डिस्टेंस है वो लेस देन 2√2 दिया हुआ है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर, अच्छा ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे, 2 टाइम्स 1 प्लस सी अपॉन
ए प्लस बी होल स्क्वायर लेस देन 8। जब स्क्वायर करोगे तो राइट साइड में 8 हो जाएगा ना। 2 से डिवाइड कर दो तो ये बच्चों इधर हो जाएगा 4। बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, ए ग्रेटर देन लेस देन 2 स्क्वायर। अब जरा इधर देखो सामने, तुम लोग जल्दबाजी बसो। अब इधर सामने देखो, इधर तुम लोग जल्दबाजी में करते क्या, स्क्वायर स्क्वायर काट देते हो। इनइक्वालिटी देखो इक्वेशन में चलता है, इनइक्वालिटी में सब गलतियां मत किया करो। और मैंने शुरुआत में बेसिक मैथ में तुम लोगों को बताया भी था कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है, तो एक्स ग्रेटर देन नहीं होता है, क्या होता है, मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई। ये नहीं स्क्वायर स्क्वायर काट दो एक्स ग्रेटर देन वाई लिख दो। समझ में आया ना ये? जैसे कहीं पर सपोज ये लिखा हुआ है -3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। अब 9 तो ग्रेटर देन 4 होता है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे काट दोगे तो -3 ग्रेटर देन 2 होगा। गलत हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए हमेशा मॉड लगाओ। जब मॉड लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए वैलिड, फिर 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। फिर एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक, तो मॉड ऑफ, वो अलग बात है कि मॉड पॉजिटिव साइन के साथ टूट जाए, लेकिन जो करेक्ट है वो करो, नहीं तो कभी भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि यूज नहीं है तो फिर प्रोसेस सीखोगे नहीं। मान लो इनकेस इसी में a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव दिया होता है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? राइट साइड में चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए नहीं लगाया है, समझ गया ना? ठीक, अब एबीसी क्या दिए हुए हैं, पढ़ो क्वेश्चन। पॉजिटिव दिए हैं तो मॉड के, भाई जब मॉड लगता है तो मॉड को हटाने के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करना पड़ता है ना। मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है, पॉजिटिव साइन के साथ। बस अब आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी लेस देन 2। चूंकि ये पॉजिटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2a प्लस 2b माइनस ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। देखो यही आंसर आ रहा है सबका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। ऑप्शन दिए थे ना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने? जेई मेन 2014 का क्वेश्चन पहले नोट कर लें। लेट ABCD be non-zero numbers. A, B, C, D are non-zero numbers. If the point of intersection of the lines, if the point of intersection of lines for AX plus 2AY plus C बराबर 0 and 5BX plus 2BY
plus d equal to 0 lie in fourth quadrant, lie in fourth quadrant, lie in fourth quadrant and is equidistant from two axes, दोनों अक्षों से समान दूरी पर है। And is equidistant from two axes, AX ES, दोनों अक्षों से। देन तुमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन है 3b इंटू सी माइनस 2ad इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है 3bc प्लस 2ad इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 2b इंटू सी माइनस 3ad इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है 2bc प्लस 3ad इक्वल टू 0। यस, कम ऑन। देखो ये भी सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इनइक्वालिटी का यूज इसमें भी होगा। जैसे पिछले वाले में इनइक्वालिटी का यूज हुआ था वैसे इसमें भी होगा। तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तुमको पता होना चाहिए कि x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। ठीक है, कम ऑन स्टार्ट। पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है। पहले तो ABCD के टर्म में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। फाइंड करो सब लोग तेजी से। जैसे ये हमारी लाइनें हैं, तो ये पहले हमको निकालना है। और ये उसने दे रखा है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसने ये भी दे रखा है कि ये जो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों एक्सिस से समान दूरी पर है। क्यों है? ये देखो मैंने पूरा फिगर बना दिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये लाइनें फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं। पीएम बराबर पीएन दिया हुआ है। तो पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला जाए। क्यों? तो दो लाइनें गिवन है, 4ax प्लस 2ay प्लस c बराबर 0। L2 लाइन दिया है 5bx 2by प्लस d बराबर 0। चूंकि लाइनें अननोन हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x और y का वैल्यू निकाल लिया जाए। निकालने को तुम कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इससे यह है कि एक ही इक्वेशन बनता है, धड़ाक से x और y आ जाते हैं फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके। तो x अपॉन 2ad माइनस 2bc माइनस y अपॉन
बीच वाले को क्लोज कर दो, 4AD माइनस 5BC 1/8AB माइनस 10AB। अब हम लोग इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो। तो जब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करोगे तो x आ जाएगा 2AD माइनस 2B इंटू C अपॉन माइनस 2AB। फिर आ जाएगा y बराबर 5BC माइनस 4AD अपॉन माइनस 2AB। देख लो, समझ लो सब लोग अच्छे से। x बराबर आ गया 2 टाइम्स BC माइनस AD अपॉन 2AB। ये 2 कैंसल आउट भी हो गया। इधर y बराबर आ गया 4AD माइनस 5BC अपॉन 2AB। ये y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। देख लो ध्यान से, यही वैल्यूज आ रही हैं सभी के। पहले यहां तक चेक कर लो। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए BC माइनस AD अपॉन AB। इधर आ गया 4AD माइनस 5BC अपॉन 2AB। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो अब जैसे उसने बात की है यहां पर, अब ध्यान देना, PM बराबर PN। तो जो PM होगा, देखो ये PM, ये मॉड Y होगा, और ये PN ये मॉड X होगा। बोलो, X और Y का वैल्यू रख दो, या एक मिनट रुक जाओ, मॉड को यही तोड़ देते हैं, फिर X और Y का वैल्यू रख देना। अब देखो इधर ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव होगा, Y नेगेटिव होगा। बोलो बच्चों, तो X वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, Y वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ टूटेगा। ये हो गया माइनस Y बराबर X। ये जो मैंने किया है, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहीं पर गलती होने के चांस थे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट सब लोग निकाल लोगे, PM बराबर PN पता ही है सबको, ठीक है। अब ये मॉड को तोड़ना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में Y नेगेटिव होता है। जो क्वाड्रेंट है वो तो नेगेटिव आएगा ना, बट डिस्टेंस, या ऐसे सोच लो कि भाई ये तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। तो नेगेटिव वाले में जब माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तब तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अरे यस नो बोलो। अब -3 को पॉजिटिव करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, तब तो माइनस ऑफ -3 + 3 होगा, ठीक। तो अब y का वैल्यू रख दो यहां पर। y का वैल्यू ये है 4AD। बस गलती होने का चांस जो भी था वो यहीं पर था। ये AB ये कैंसल आउट हो गया, 2 उधर शिफ्ट कर दो, तो -4AD + 5BC 2BC -2AD। ये इधर ले आओगे -2AD, ये इधर ले आओगे +3BC। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3BC
2AD इक्वल टू 0, 3BC माइनस 2AD। हाँ, ए ऑप्शन जो है सही है, बिल्कुल सही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का फंडा क्लियर हो गया सभी लोगों को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वो कैसे यूज करेगा क्वेश्चंस में, ये समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट हेडिंग डालो। पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक पॉइंट कब लाइन के लेफ्ट में होगा, कब राइट में होगा। ठीक, तो हेडिंग डालो, पॉइंट एंड लाइन। तो एक पॉइंट हम लोग x1 y1 ले लेते हैं और लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो कंसीडर पॉइंट P x1 y1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये जो पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन में पटकेंगे। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, तो नंबर 1, इफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये जो x1 y1 है ये हमने लेफ्ट साइड में रख दिया। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आया, देन point P x1 y1 lie in right side with respect to given line। जैसे ये हमारा लाइन है तो P x1 y1 ये हो, या अगर ऐसे लाइन है तो इसका राइट साइड ये होगा, या अप द लाइन भी कह सकते हो। इस वाले में कह सकते हो अप द लाइन। सेकेंड, इफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0, देन point P x1 y1, then point P x1 y1 lie in left side with respect to given line। तो अगर लेस देन 0 आ रहा है, जैसे ये हमारा लाइन है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में होगा, या डाउन द लाइन भी कह सकते हो। जैसे ये अगर लाइन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ऑन द लाइन होगा। क्यों? इफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, देन पॉइंट P x1 y1 lie ऑन द लाइन। तीनों ही सिचुएशन क्लियर हो गई सबको अच्छे से। अगर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट पे राइट साइड में होगा या अप द लाइन होगा।
ax1 प्लस by1 प्लस c अगर लेस देन 0 आ रहा है तो px1 कमा y1 लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में होगा, और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ऑन द लाइन होगा। ठीक, अब जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ये मत सोचना कि ये, अब जैसे अब वो देखो क्वेश्चन कैसे बना सकता है। वो क्या करेगा, एक ट्रायंगल की 3 साइडें तुमको दे देगा। जैसे इसी फंडे पर उसको क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेगा, एक ट्रायंगल लेगा और ट्रायंगल की 3 साइडें दे देगा कि इस साइड का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 है, इसका 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है, इसका 4x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 है, और एक पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है। ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल से बाहर है। तो अब जो भी पॉइंट वो देगा, जो भी 2, -3, 4, 5 जो भी दे, तो वो एक एक करके तुम लाइन की इक्वेशन में रखो। अब जैसे इस लाइन में तुमने रखा तो वो ग्रेटर देन 0 आया, यानी इस लाइन के राइट साइड में ऊपर होगा। इस लाइन में रखा लेस देन 0 आया, यानी लेफ्ट साइड में होगा। इस लाइन में रखा वो आया तुम्हारा ग्रेटर देन 0, यानी राइट साइड में होगा। तो इस लाइन के लेफ्ट में है, इस लाइन के राइट में है, इस लाइन के राइट में है, तो ये जो पॉइंट होगा ये ट्रायंगल के अंदर चला गया कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, समझ गए। या स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, 4 साइडें दे देगा, कहेगा कि ये बताओ ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर है या रेक्टेंगल से बाहर है। या तो बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योमेट्री बनाओ, फिर लाइन खींचो एक्स वाई प्लेन पे, या अगर बिना ग्राफ के करना है तो फिर तुमको उस पॉइंट को चारों लाइनों में रख करके पता करना पड़ेगा कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है। तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि वो कर्व के अंदर है या कर्व से बाहर है। ठीक है, अब हम लोग 2 पॉइंट का पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अभी एक पॉइंट एक लाइन था, अब 2 पॉइंट में दे रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स with respect to given line। अब हम लोगों को लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट का पोजीशन बताना है। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट लिए जाएं। तो कंसीडर 2 पॉइंट्स A x1, y1, B x2, y2 and equation of line ax plus by plus c equal to 0। यहां भी वही चीज है, हम ये दोनों पॉइंट एक एक करके लाइन की इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट साइड में। अच्छा, जब जैसे लाइन की इक्वेशन कांस्टेंट कभी अगर राइट साइड में हुआ करे तो सारी वैल्यू एक तरफ ले आया करो। जैसे मान लो लाइन अगर ये दिया हो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो पहले इसको इधर लाओ, ये फिर यहां इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। समझ गया ना, मतलब राइट साइड में 0 बना करके ही पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। समझ में आया? ठीक, तो हम ये दोनों पॉइंट एक एक करके लाइन की इक्वेशन में रखेंगे। तो जब x1 y1 रखेंगे तो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, x2 y2 रखेंगे तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। अब ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कब होगा प्रोडक्ट? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो।
दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉइंट राइट साइड में होंगे, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉइंट लेफ्ट साइड में होंगे, कुल मिला के सेम साइड में होंगे ना। तो नंबर 1, if ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c greater than 0, then both the points lie in same side with respect to given line। तो गिवन लाइन के एक ही तरफ होंगे दोनों पॉइंट, जैसे इस तरीके से। दोनों पॉइंट राइट में भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं, कुल मिला के सेम साइड में होंगे, ठीक है। सेकंड आ जाओ। अब अगर ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस c ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन 0, अब अगर तुम्हारा लेस देन 0 आ जाता है तो एक पॉइंट अगर राइट में होगा तो एक पॉइंट किधर चला जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। देन both the points lie in opposite side, with respect to the given line। with respect to given line। तो एक राइट मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो एक अगर राइट में होगा तो एक लेफ्ट साइड में होगा। तो दो पॉइंट का पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में क्लियर हुआ सभी को, ठीक। जैसे इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले फंडा नोट कर लो सब लोग अच्छे से, फिर क्वेश्चन लिखो। लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। Be a given line एन पी साइन थीटा कॉमा 0, ये एक पॉइंट दिया है। क्यू 0 कॉमा कॉस थीटा, ये दो पॉइंट हैं, बी टू गिवन पॉइंट्स। ये दो पॉइंट दिए हैं, एक साइन थीटा कॉमा 0 और दूसरा है 0 कॉमा कॉस थीटा। फिर उसने कहा है कि ये जो पॉइंट हैं वो लाइन के एक ही तरफ हैं, तो उसमें लिखो इफ P and Q lie on the same side of given line is P and Q lie on same side of given line, same side of given line, then theta lie in,
देन थीटा लाई इन, ए ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन है थर्ड क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो बच्चों सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। फिर से एक बार क्वेश्चन पहले समझ लो। लेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 बी अ गिवन लाइन p sin theta comma 0 q 0 comma cos theta be two given points p and q lie on the same side of given line, then theta lie in first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। ये हमारे चार ऑप्शन हैं। कम ऑन क्विक, पहले खुद से जरा कोशिश करो, फंडा तो मैं बता ही चुका हूं। अगर दोनों पॉइंट सेम साइड में है तो L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? कम ऑन क्विक। क्योंकि दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ हैं, तो जब ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन में रखोगे तो L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सॉल्व कर रहे हो सब लोग खुद से? तो अब इसमें जो है लाइन हमारा ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y, तो p साइन थीटा कॉमा 0 पहले बच्चों रखो, तो L1 आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब दूसरा पॉइंट लाइन की इक्वेशन में हम लोग पटकते हैं, क्यूब 0 कॉमा कॉस थीटा, L2 आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 कॉस थीटा। अब चूंकि दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ हैं, तो L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 इक्वेशन इनइक्वालिटी बनेगा। तो इनइक्वालिटी हम लोग L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 बना लेते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को सॉल्व करना है। L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से सब लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करेंगे। पहले तो इस माइनस साइन का झंझट खत्म किया जाए, क्यों बच्चों? तो माइनस 3 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, क्यों? 3 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनइक्वालिटी बन रहा है साइन 2 थीटा लेस देन 0। अच्छा 2 थीटा हटाओ, अगर मैं कहूं साइन x लेस देन 0, तो कहां कहां हो सकता है ये? साइन x लेस देन 0 कहां कहां हो सकता है? बोलो। नहीं, साइन x है, साइन x यहां फर्स्ट में होता है नेगेटिव, पूरा हो क्या? हाँ, थर्ड एंड फोर्थ कौन से होंगे? थर्ड एंड फोर्थ होगा ना। चलो निकालो एंगल थीटा। नहीं, वो आंसर थर्ड एंड फोर्थ ना ढूंढना, अभी तो यहाँ x का वैल्यू 2 थीटा है ना। तुम पहले साइन, अभी तो मैंने 2 थीटा को x लिया है पूरा, फिर थीटा निकालो उसके बाद, तब आएगा एक्चुअल आंसर।
भाई यहां पे जो x है वो 2 थीटा है ना तुम्हारा। तो हमारा जो 2 थीटा है, देखो पहले इसके लिए सोच लो, देखो क्योंकि ये अभी 2 में ना उलझो, ये मैं कह रहा हूं पहले ये निकाल लो, इसमें x कहां कहां से आएगा बोलो ना खुल के, पाई से 2 पाई के बीच में होगा ना, ये निकालो, ये मैं कह रहा हूं ना, फिर x का वैल्यू रख देना 2 थीटा। तो 2 थीटा लाई करेगा पाई से 2 पाई के बीच। भाई हमारा जो x है वो 2 थीटा है ना, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई। तो एक्चुअल ये बना जाकर के सेकेंड क्वाड्रेंट, कहां बना जाकर के सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आओ दूसरा, इसी को अगर हम लोग और आगे बढ़ा दें, ठीक, तो पाई से 2 पाई के बाद फिर 2 पाई से 4 पाई में सेम ग्राफ रिपीट मारेगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो एक एक्स ये आया पाई से 2 पाई, ये देखो नेगेटिव है, फिर ये 3 पाई है, 4 पाई है, फिर ये आया दूसरा 2 पाई से 3 पाई में नेगेटिव, फिर इसके बाद जो तुम्हारा 2 थीटा बनेगा वो बनेगा जाकर के 3 पाई से 4 पाई में, 3 पाई से 4 पाई में, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब देखो कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं, पाई थीटा, थीटा ये पाई बाई 2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकेंड। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, बोलो फोर्थ, कौन सा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट यहां पर सही होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ, ये अब टिक कर लो। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे तुम्हारे यहां पर, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये टिक कर दो सभी लोग। एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो तुम लोग का क्वेश्चन नोट होगा उसमें, फिर से एक बार देख लो। पहले दोनों पॉइंट लाइन की इक्वेशन में रख दो, क्योंकि दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ है, तो L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 होगा, L1 इंटू L2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। फिर साइन 2 थीटा लेस देन 0, साइन 2 थीटा का लेस देन 0 जब तुमने सॉल्व किया तो एक तुम्हारा 2 थीटा लाई करेगा पाई से 2 पाई के बीच, फिर उसके बाद में लाई करेगा 3 पाई से 4 पाई के बीच, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, थीटा में जो मल्टीप्लाई होता है पीरियड में वो डिवाइड हो जाता है ना, तो साइन 2 थीटा का जो पीरियड होगा वो पाई होगा, तो 2 पाई तक वो ग्राफ 2 बार रिपीट मारेगा, 2 बार रिपीट मारेगा कि नहीं, ये है। तो 2 लगातार नेगेटिव नहीं आएंगे, जब 2 भाई वो एक ये एक पीरियड में एक ही बार नेगेटिव हो रहा है ना, फिर 2 पाई से 4 पाई में वो नेगेटिव होगा जाकर के 3 पाई से 4 पाई में। समझ में आया कि नहीं, ठीक, तो इसलिए हमारे 2 अलग अलग इंटरवल्स ही आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो। या साइन 2 थीटा, जैसे इसमें तुम लोग एक ये भी कर सकते हो, साइन 2 थीटा का भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, थोड़ा सा इसी बहाने पीरियड का आइडिया भी तुम लोगों को लग जाएगा। जैसे ये है तो इसका ग्राफ ये होता है। अब जैसे कहीं पे तुमको साइन 2x का ग्राफ बनाना हो,
तो इसका पहले तो इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन 2, तो पाई हो जाएगा कि नहीं। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, जैसे ये ग्राफ, तो ये तुम्हारा पाई में रिपीट मार जाएगा। लेकिन अगर 2 पाई तक पूरा ग्राफ बनाना है तो फिर यही ग्राफ पाई से 2 पाई में रिपीट मारेगा कि नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे हम तुमसे पूछें sin 2x लेस देन 0, अब देख लो ये 0 है, ये इसका आधा पाई बाई 2 होगा, ये 2 पाई है, ये आधा 3 पाई बाई 2 होगा। अब तुमसे पूछे sin 2x लेस देन 0 बताओ 0 से 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में कहां कहां होगा। देखो ये पाई बाई 2 से पाई में आ रहा है कि नहीं, और एक ये देखो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया समझ में। ये एक्चुअल ग्राफ बनाया है मैंने sin 2x का। है पीरियड में जो मल्टीप्लाई, x में जो मल्टीप्लाई होता है पीरियड में वो डिवाइड होता है। तो जैसे sin x का 2 पाई है तो sin 2x का पाई हो जाएगा। तो 2 पाई तक ये 2 पीरियड कवर कर लेगा, एक 0 से पाई, फिर एक पाई से 2 पाई। तो एक ये नेगेटिव आएगा, एक ये नेगेटिव आएगा। समझ में आया अच्छे से ना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो। डिस्टेंस इन बिटवीन two parallel lines, distance in between two parallel lines। तो अब हम लोग जो है दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल लाइनों का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि लाइनें ओरिजिन के एक ही तरफ हैं या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले केस 1 लिखो। If both the lines lie in same side with respect to origin, if both the lines lie in same side with respect to origin, लाइनें हमारी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है, मतलब मामला कुछ इस तरीके से है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइनें ओरिजिन के एक ही तरफ हैं। दोनों लाइनें ओरिजिन के एक ही तरफ हैं। ये हमारा L1 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है। तो ये डिस्टेंस सपोज हो गया D1, ये डिस्टेंस हो गया D2। बना लो फिगर सभी लोग। L1 लाइन का इधर देखो ओरिजिन से, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है। L1 लाइन पे L2 लाइन पर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो एक है D1 डिस्टेंस, एक है D2 डिस्टेंस। ठीक से दिखाओ, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो नेट डिस्टेंस होगा, देखो ये, तो ये नेट डिस्टेंस हो जाएगा, देखो D2 माइनस D1, बाहर लगा दो मॉड। मॉड इसलिए चूंकि यहां तो हम लोग फिगर बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कर सकते हैं हर समय फिगर थोड़ी बनाते हैं। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्ट करना है अगर लाइनें सेम साइड में हो। एक्चुअली फर्क पड़ता है, जब लाइनें अपोजिट साइड में होंगी ना तो D1 प्लस D2 हो जाएगा, समझ गए ना।
तो ये इसलिए ध्यान रखना जरूरी नहीं, पूरा आंसर ही रिवर्स हो जाएगा। जब लाइनें अपोजिट साइड में होंगी तब d1 प्लस d2 हो जाता है। खैर अभी तो जो चल रहा पहले उसको समझो, सेकेंड केस बाद में देखेंगे। तो हमारा नेट डिस्टेंस हो गया d2 माइनस d1। अब ये d1 d2 निकालने हैं, तो देखो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, ओरिजिन 0 0 से, ध्यान से देखो इधर, ओरिजिन 0 0 से हम लोग इन दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। ठीक, तो L1 लाइन का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, बाय ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0। एक्चुअली में चूंकि लाइनें पैरेलल हैं इसलिए खाली कांस्टेंट में अंतर आएगा। L2 लाइन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई पैरेलल लाइनों में स्लोप इक्वल होते हैं ना, तो x और y के कोफिशिएंट हमने सेम रखे हैं इसीलिए। ठीक, तो परपेंडिकुलर लेंथ अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम 0,0 टू द लाइन L1। तो 0 0 से L1 लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, तो d1 आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यही आया सभी का, ये मॉड लगाना जरूरी है, नहीं मामला फंसेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाओ, ये परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला याद है ना सभी को, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। अब L2 लाइन पर 0 0 से परपेंडिकुलर ये जो d1 था एक तरह से OM था तुम्हारा। अब आ जाओ 0 0 से L2 लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन 0,0 टू द लाइन L2। तो ये हमारा D2 डिस्टेंस निकाल लो। तो अब ये देखो 0 0 यहां रखोगे इस वाले, तो इसको ऊपर सीधा C2 लिख दें इस बार, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड C2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये D2 तुम्हारा एक तरह से ON है। मॉड लगा लेना, नहीं तो इनकेस अगर C1 C2 में कोई एक नेगेटिव हुआ तो मामला दिक्कत कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड हो जाएगा। यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अब जो नेट डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल लेंगे, मॉड ऑफ D2 माइनस D1। ये कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना है कोई बेसिक फार्मूले नहीं है, ये प्रोसेस याद रखो। मैंने जो किया है, दोनों लाइनों पर ओरिजिन 0 0 से क्या निकाला है, परपेंडिकुलर लेंथ। रटोगे कहां तक, क्या क्या रटोगे। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है बेसिक, ये प्रोसेस माइंड में समझ में आया ना सबको। जब दो पैरेलल लाइनों के बीच का दूरी निकालना होगा तो नंबर एक तो ये चेक करना होता है कि लाइनें सेम साइड में होंगी या अपोजिट साइड में होंगी। तो अभी हम लोग केस 1 में हैं, जिसमें दोनों लाइनें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में हैं। जब लाइनें सेम साइड में होंगी तो जो नेट डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड ऑफ D2 माइनस D1। D1 और D2 जो है वो ओरिजिन 0 0 से परपेंडिकुलर लेंथ होते हैं। ठीक, वो हम लोगों ने यहां पर निकाला है। तो ये फाइनल जाकर के मॉड C2 माइनस मॉड C1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।